जय हिंद, जय भारत। बच्चों नमस्कार, मैं संजय चौहान आप सभी का आपके परिवार में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास महासागरीय धाराओं की क्लास है बच्चों। वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है महासागरीय धाराएं। बहुत सारे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। धाराओं को कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। धाराएं बनती क्यों है, होती क्या है, इनका प्रभाव क्या होता है और इनका विस्तार क्या है। देखिए बच्चों, महासागरीय धाराओं को जो हम पढ़ेंगे वो हम तीन चीजों के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो पढ़ने का जो हमारा टाइटल होगा, ये महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, होती क्या है। दूसरा, क्यों बनती हैं, अर्थात इसके कारण क्या है। तीसरा, इनके बनने के बाद इनका प्रभाव क्या पड़ता है। और चौथा है हमारा बच्चों, इनका विस्तार क्या है, कहां कहां पर ये चलती हैं और इनका विस्तार क्या है, हमको ये देखना है। इनका विस्तार, इनका विस्तार, इन चार टाइटल में हम लोग पढ़ेंगे। धाराएं क्या है, क्यों बनती है, इनका कारण क्या है बनने का, प्रभाव क्या होते हैं इनके और इनका विस्तार क्या है। इन शीर्षक के तहत हम महासागरीय धाराओं को पढ़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आने वाली है। एग्जाम के बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आगे किसी परीक्षा में भी आपको अगर महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन आता है तो 100% वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। चलिए करते हैं स्टार्ट। महासागरीय धाराएं। देखो बच्चों, सबसे पहले महासागरीय धारा क्या होती है, आखिर है क्या महासागरीय धारा। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये ग्लोब है, पृथ्वी का स्वरूप है, प्रतीक है। ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे करके पश्चिम से पूरब की ओर। और आप जानते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, गोल घूमती है, तो उस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक बच्चों अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के कारण ही वस्तुएं वृत्तीय गति कर पाती है। पृथ्वी की दो गति है, सूरज के चारों ओर परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूमना यानी परिभ्रमण। अच्छा, अब जो ये ऐसे घूम रही पश्चिम से पूरब की ओर, जो ये जल राशि आपको दिख रही है, ये पूरी जल राशि मैं आपको दिखा देता हूं। जल राशि को देखिए आप, ये पूरा आपका पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस पर आपको लगभग 71 यानी 70.8% भाग पर जल राशि है और बाकी हिस्से पर स्थल भाग है। जो बच्चों जल राशि आपको दिख रही है, ये 5 बड़े महासागरों में बिखरी हुई है, कुछ सागरों में बिखरी हुई है, कुछ नदियों और झीलों में है, कुछ आपका जो है ग्लेशियरों में और कुछ भूमिगत जल में है। लेकिन इस समस्त जल राशि का जो मैंने आपको बताया 71% जो है, इस समस्त जल राशि का 97% जो जल है वो महासागरों में है। ठीक, अब सबसे बड़ा महासागर जो है वो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस के आकार की है। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस के आकार की है। तीसरा बड़ा महासागर यह आपका दक्षिणी महासागर है। चौथा हिंद महासागर और सबसे लास्ट का आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। ये आपके 5 बड़े महासागर हैं। अब ये पृथ्वी पर जो पानी है, ये पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है और जब ये ऐसे घूम रही, जैसे गति ऐसे है, लेकिन पानी की जो गति है वो पूरब से पश्चिम की ओर, पानी ऐसे घूम रहा है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। और कैसे घूम रही जल राशि, ये पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है जल राशि। जो पश्चिम से पूरब की जो जल राशि आ रही है, जो जल राशि है, इसी वजह से इसी कारण धाराएं बनती है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया अभी, वो पृथ्वी का परिभ्रमण है, यानी अपने अक्ष पर घूमना है। कैसे है आप देख लीजिए। ये पृथ्वी की कौन सी रेखा है, विषुवतीय रेखा, इसे इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये आप भली बात ही जानते हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर आप जानते हैं कोरियालिस बल है, जो भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है।
कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनों को अपने दाईं ओर मोड़ता है और दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली पवनों को अपने बाईं ओर मोड़ता है। यानी यहां पर राइट में दाईं ओर मोड़ता है और इधर जो मोड़ता है आपका बाईं ओर मोड़ता है। लेकिन ये कोरियालिस बल भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे न्यूनतम अवस्था में होता है, कार्य नहीं करता, क्योंकि यहां पर चलती है संवहनीय पवनें, यानी इधर से गर्म पवनें आती है, इधर से गर्म पवनें। मान लिया आपके बीच में ये भूमध्य रेखा है, ऐसे पवनें आएंगी और वो गर्म होने के बाद क्या होगा, वो सीधे ऊपर उठ जाएंगी ऐसे करके, तो उन्हें बोलते हैं संवहनीय पवनें। उन संवहनीय पवनों के कारण यहां पर जो दिशा है पवनों की वो नीचे से ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल पवन चलती है यहां पर, ना कि पवन चलती है हॉरिजॉन्टल। तो पवन चलती है ऐसे चलती है पवन, तो यहां पर पवन अपने दाएं और बाएं ओर मुड़ नहीं पाती। इसलिए जो जल राशि है बच्चों, वो जल राशि जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे घूमती है, ऐसे आती है जल राशि ऐसे करके, ये जल राशि ऐसे। अभी आप ये समझिए कि भूमध्य रेखा पर जो हमारा जल है वो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे घूम रहा है और पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। ये देख लीजिए आप, ऐसे घूम रही है पृथ्वी और जल घूम रहा है ऐसे। तो जब ये विषुवतीय प्रवाह बोलते हैं इसको, विषुवतीय प्रवाह, ये उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह और ये प्रशांत वाला उत्तरीय प्रवाह, तो ये प्रवाह जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर है। अब जो हमारा पहला शीर्षक था, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं जल में चलने वाली नदियां होती हैं, जो समुद्र की जो जल राशि है उसमें लगातार गति बनी रहती है, उस गति के कारण ही चलने वाली जो धाराएं हैं उन्हें महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। समुद्र का पानी अपनी जगह स्थिर नहीं है, यहां से पानी ऐसे घूम रहा है, यहां से पानी ऐसे घूम रहा है, ये जल राशि ऐसे घूम रही है, ये जल राशि ऐसे घूम रही है, ये जल राशि ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रहा है, यहां से जल ऐसे घूम रहा है और ये जल ऐसे घूमता घूमता ऐसे और यहां से ऐसे आ रहा है। ठीक, ये जो जल में जो लगातार मोशन है, जो गतियां हैं, उन्हें बोलते हैं महासागरों की नदियां। महासागरों की नदियां स्थल भाग पर चलती नदियां, लेकिन हम जब समुद्र में बोलते हैं कि समुद्र के अंदर भी नदियां चलती हैं तो उन्हें बोलते हैं महासागरीय धाराएं। नदियां इसलिए बोलते हैं इनको बच्चों क्योंकि इनकी दिशाओं में परिवर्तन नहीं होता है, सिवाय हिंद महासागर के ऊपर के भाग को छोड़कर। यहां चलती है पवने 6 महीने ऐसे और 6 महीने ऐसे, इसलिए मानसून शब्द जो कि अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है दिशाओं में परिवर्तन, जो कि अल मसूदी नामक व्यक्ति ने यह शब्द दिया था। तो ये आपकी धाराएं हैं। अब जो धारा क्या है यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि धारा क्या है। धाराएं हैं महासागरों की जो जल में, महासागरों के जल में एक निश्चित दिशा में होने वाला लगातार प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरों में लगातार निश्चित दिशा में होने वाले जलीय प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये धाराएं निश्चित होती हैं, इनकी दिशा भी निश्चित होती है, सिवाय कहां को, हिंद महासागर के ऊपरी हिस्से को छोड़कर। ये क्या की बात हमारी होगी। अब क्यों, आखिर महासागरीय धाराएं क्यों चलती हैं, क्या कारण है कि जल राशि चल रही है? इसके पीछे बच्चों 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है, जो मैं आपको पहला कारण बताऊं, देख लीजिए आप। पहला कारण जो है वो ये है, महासागर धाराओं का पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, कह लो परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना महासागर धाराओं को जन्म देता है। एक कारण ये, अगर घूमेगी नहीं तो कोरियालिस बल नहीं बनेगा, कोरियालिस बल नहीं बनेगा तो विषुवतीय जो प्रवाह है वो एक इस दिशा में नहीं बहेगा, तो वो कहीं ऊपर आ जाए कहीं नीचे आ जाए। दूसरी तरफ अगर कोरियालिस बल नहीं है तो जो बच्चों जो पवनें चलती हैं, जैसे ये देखिए आप, ये आपकी भूमध्य रेखा है, जो जल राशि ऐसे आती है, यहां टकराने के बाद ऊपर अपने दाईं ओर मुड़ती है, स्थानीय पवनों के सहारे अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और यहां पे अपने बाईं ओर मुड़ जाती है ना। ये अपने दाएं, ये अपने बाएं मुड़ रही है। ये दाएं बाएं किसी वजह से मुड़ती है,
कोरियोलिस बल की वजह से। और कोरियोलिस बल किसकी वजह से लगता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है, है ना। अगर कोरियोलिस बल नहीं होगा, यानी पृथ्वी घूमेगी नहीं, तो कोरियोलिस बल नहीं काम करेगा। और कोरियोलिस बल के कारण ही ये धाराएं जो होती है इससे ऊपर और ऊपर ये चलती हैं ऐसे, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर मुड़ जाएंगी। फिर देखो बच्चों, ये आप चल रहे हो ऐसे, मान लिया हम भूमध्य रेखा है, मान लीजिए आप, ये दायां हिस्सा है, ये बायां हिस्सा है। जो भूमध्य रेखा जो ऊपर चल रहेगा वो यहाँ की स्थानीय पवनों कारण कैसे मुड़ेगा? वो अपने दाएं मुड़ेगा। यहाँ कैसे मुड़ेगा अपने? वो बाएं मुड़ेगा। तो ये हुआ पृथ्वी का घूर्णन। याद रहेगी बात आपको, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा कारण बच्चों जो है वह है तापमान में अंतर, तापांतर, तापांतर, ताप में अंतर। तीसरा कारण मैं बता दूंगा, अभी स्पष्ट करूंगा, लवणता। चौथा कारण है महाद्वीपीय आकृति। महाद्वीपीय आकृति, महाद्वीपीय आकृति, उनका आकार कैसा है। पांचवा कारण है पृथ्वी घूर्णन हो गया, तापांतर हो गया, लवणता होगी, महाद्वीपीय आकृति होगी और स्थानीय पवनें होगी। ये महासागर धारा बनने के कारण है। ये बता मैंने आपको, पृथ्वी घूमने की वजह से कोरियोलिस बल लगता है और कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपने दाईं और बाईं ओर मुड़ती है। तापांतर, जब ताप में अंतर होगा, देखिए आप, जब ताप में अंतर होगा, ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा है, देख लीजिए आप। जब ताप में अंतर होगा, आप लोग जानते होंगे ज्योग्राफी के, जो उन्होंने पहले ज्योग्राफी पढ़ा है, कहीं पढ़ा हो, किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, किसी अध्यापक से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते होंगे भूमध्य रेखा पर वर्ष भर तापमान अधिक होता है और आप जानते हैं यहां पर तापमान कम होता है। जब तापमान ज्यादा होगा, तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाने से उसके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और वस्तु हल्की हो जाती है। जब हम यहां का पानी गर्म होगा तो गर्म होने का तो फैलेगा, जो फैलेगा स्थानीय पवनें उसको ऊपर ले जाएंगी। तो यहां जब पानी खाली हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऊपर का पानी क्या होगा, स्थान लेने के लिए नीचे आएगा। यहां ठंडा पानी है, जल की आपूर्ति लगातार ग्लेशियर से होती है, पानी की मात्रा भी क्या यहां पर ज्यादा है। ठंडा पानी ऊपर से आ रहा है बड़े बड़े ग्लेशियर से, तो पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। बर्फीला पानी है, ठंडा पानी है, भारी पानी है, तो उसका स्थान लेने के लिए पानी का नीचे आएगा। यहां भी खाली होगा स्थान, उसका स्थान लेने के लिए पानी ऊपर जाएगा। ये जो पानी ऊपर जा रहा है, इसको हेल्प करने के लिए कोरियोलिस बल के कारण स्थानीय पवनें हैं, महाद्वीपों का आकार है, ठीक है ना, ये सब इसको वो कर रहा है। दूसरा लवणता भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बता देते तापांतर क्या काम करता है, तो बच्चों तापांतर काम करता है। सेम यही बात यहां की भी होगी। जब यहां पर पवन, जहां पे गर्म ज्यादा रहेगा, यहां पे क्या है, ठंडा ज्यादा है, तो ये पानी नीचे की ओर जाएगा, ये पानी ऊपर की ओर जाएगा। तो तापांतर के कारण भी जल में गमन होता है, जल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो तापांतर भी महासागर धारा बनने का एक कारण है। अब बात करते हैं लवणता की। लवणता, आपसे अगर मैं पूछूं लवणता पृथ्वी पर कहां से उपलब्ध हुई, कहां से आई लवणता। पृथ्वी आप जानते हैं, जिसने भूगोल पहले पढ़ा होगा, कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। पहली परत है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। जो मैग्मा भरा हुआ है वो मेंटल वाली परत में भरा हुआ है। और आप जानते हैं क्रस्ट के जो नीचे है लगातार मैग्मा प्रभावित होता है, कुछ मैग्मा ज्वालामुखी से ऊपर आता है, कुछ मैग्मा नीचे ठंडा हो जाता है।
तो जो पानी के जो नीचे मैग्मा ठंडा होता है, उसके कारण से पानी के जो नीचे है हिस्से में बहुत सारे खनिज लवण इकट्ठे होते रहते हैं। अब जो ऊपर जल राशि है, उस जल राशि का तापमान के कारण लगातार वाष्पीकरण होता है, कि जल लगातार वाष्प में बदलता है। आप जानते होंगे जल का वाष्पीकरण जो होता है बच्चों, वो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक होता है। यानी जल का वाष्पीकरण अगर 0 डिग्री तापमान है तो भी जल का वाष्पीकरण होगा, तापमान 20 डिग्री है तो भी होगा, 50 डिग्री है तो भी होगा, और 100 डिग्री है तो जल का मैक्सिमम वाष्पीकरण होगा और संपूर्ण जल वाष्प में बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जल वाष्प में क्या बदलेगा, ज्यादा बदलेगा, लवणता वहीं बैठ जाएगी। भाई मान लिया किसी पानी में लवण घुले हुए हैं, खनिज लवण घुले हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और अन्य खनिज लवण, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल से बहुत ज्यादा होता है। तो जल तो उबल जाएगा 100 डिग्री पर, जल का तो वाष्पीकरण 100 डिग्री पर हो रहा है, पर खनिज लवण का तो वाष्पीकरण 100 डिग्री पर नहीं हो सकता ना। यस बिल्कुल, जब नहीं होगा तो जल तो वाष्प में बदला है और खनिज लवण धीरे धीरे वहीं इकट्ठा होते रहते हैं। तो इसलिए समुद्रों का पानी खारा होता है। अब जो पानी खारा है समुद्रों का, आप ये बताइए मुझे लवणता ज्यादा कहां होगी, अब जी जहां तापमान ज्यादा होगा, जहां तापमान ज्यादा है वहां वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां खनिज लवण क्या बैठेंगे, ज्यादा बैठेंगे, तो लवणता ज्यादा होनी चाहिए। सही सी बात है, सामान्य कंसेप्ट तो यही कहता है, किंतु ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे लवणता की मात्रा कम होती है। लवणता की मात्रा कम क्यों होती है, आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन बारिश होती है 2 बजे के बाद, उसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं उसको। संवहनीय वर्षा होती है पर डे 2-3 बजे के बाद। जब बारिश पर डे होगी, आप जानते हैं तापमान जो वर्ष भर तापमान अधिक होगा, और जलीय भाग क्या भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा है। जब जलीय भाग ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान भी ज्यादा है। जब ऊपर जलवाष्प इकट्ठी ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिर जलवाष्प इकट्ठी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा, जलवाष्प ज्यादा, संघनन ज्यादा है, संघनन ज्यादा, बादल ज्यादा बनेंगे, बादल बनेंगे, बारिश ज्यादा होगी। तो भूमध्य रेखा पर जब प्रतिदिन बारिश हो रही है, और आप जानते हैं बारिश का पानी खारा नहीं होता है, बारिश का पानी साफ और मीठा होता है। तो भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन बारिश होने की वजह से यहां पे लवणता की मात्रा कम होती है, जबकि यहां तापमान क्या है, ज्यादा है, वाष्पीकरण क्या है, ज्यादा है, तो लवणता क्या होनी चाहिए, ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, वो इसलिए नहीं है कि यहां प्रतिदिन वर्षा होती है। जब यहां पर डे बारिश होगी तो यहां लवणता ज्यादा नहीं मिलेगी। अब जो ऊपर का इलाका है, लगभग मान लीजिए 30 डिग्री ऊपर तक, यहां तक, यहां पर लवणता क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी लवणता। कारण क्या है, यहां पे तापमान ज्यादा रहता है, बारिश इस क्षेत्र में कम होती है। जब बारिश कम होगी, तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, तो यहां लवणता क्या होगी, ज्यादा। उसके ऊपर भी फिर लवणता कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि यहां तापमान कम है, तो पानी जल वाष्प में क्या बदलेगा, जल कम बदलेगा। जब कम बदला तो लवणता क्या होगी, कम। अब ये मैंने सब इस बात पे इतना जोर क्यों दिया, वो इसलिए दिया कि जब पानी में लवण अधिक घुले होते हैं तो पानी गाढ़ा अधिक होता है ना। जब पानी गाढ़ा अधिक होगा, और यहां पानी कैसा है, हल्का पानी है, तो गाढ़ा पानी कहां बढ़ेगा, हल्के पानी की ओर बढ़ेगा। जब यहां स्थान खाली होगा तो हल्का पानी का स्थान लेने के लिए फिर वहां जाएगा, तो ये भी समुद्री धाराओं को उत्पन्न होने में हेल्प करता है। तो लवणता भी कारण हो गया और तापमान में अंतर भी कारण हो गया। अब एक बताया मैंने महाद्वीपों का आकार, महाद्वीपों का आकार, ये क्या है भाई, महाद्वीपों का आकार ये देख लीजिए आप। महाद्वीपों का आकार कैसे है, आप जानते हैं कि जैसे जल राशि ऐसे आता है, इसे बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय प्रवाह, ऐसे आएगा, यहां पर टकराएगा इस भूमि से, टकराने के बाद जो स्थानीय पवन है वो इसको ऊपर की ओर ऐसे ले जाएगी, ऊपर की ओर। यहां भी कटा फटा तट है, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, तो अनेक धाराएं उत्पन्न होंगी, अनेक धाराएं उत्पन्न होगी। फ्लोरिडा की धारा है, एंटिलीज की धारा है, फिर बन जाती है कौन धारा, गल्फ स्ट्रीम बन जाती है,
खाड़ी की धारा बोलते हैं उसको, ऐसे चलती हुई। तो हम पढ़ेंगे धाराएं अलग से, अभी कौन कौन सी हम पढ़ेंगे धाराओं के विस्तार में। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि जो महाद्वीपों जो आकार है वो कैसे प्रभावित करता है। तो जहां महाद्वीप जितने कटे फटे होंगे वहां धाराएं उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो आप बताइए यहाँ कई धाराएं बनी हुई है, यहाँ धाराएं, ऊपर से एक धारा नाम है किनारे की धारा, एक ही धारा बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कटा फटा क्या इलाका कम है, देखो जब कम है तो एक ही धारा है, धारा का नाम है ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। फिर फोकलैंड है, वेंगुला की धारा है। कटा फटा कम है, एक दो धारा बनती है। यहां देख लीजिए आप, कटा फटा क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो यहां पर भी कई धाराएं बनती हैं। क्यूरोसिवो उसकी सुसीमा बन गई तो कई धाराएं बन जाती है उसके पर। तो ये सब जो कटा फटा जो तट है ये धाराओं को बनने में सहायता करता है। जहां कटे फटे कम है वहां धाराएं क्या बन रही, कम बन रही। यहां देखो कटा फटा क्या, इधर कम है इलाका, एक ही धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, वो ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहा महाद्वीपों का आकार। स्थानीय पवनों का प्रभाव क्या पड़ता है, स्थानीय पवनें इन धाराओं को अपने दाईं और बाईं ओर मोड़ने में सहायता करती हैं और संपूर्ण जल राशि अपने दाएं और बाईं ओर मुड़कर बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो इस कारण, तो ये तो हो गया कारण धारा उत्पन्न होने के। पहला कारण कोरियालिस बल कह लो या पृथ्वी का घूर्णन कह लो, परिभ्रमण कह लो। दूसरा कारण तापांतर कह लो, तापों का अंतर। तीसरा कारण लवणता का अंतर। चौथा कारण महाद्वीपों का आकार और पांचवा कारण स्थानीय पवनें होती हैं, ठीक ना। ये सब चीजें क्या इसका कारण है। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, इनका प्रभाव क्या है इसका, आखिर जो धाराएं बन रही हैं हाँ इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है पढ़ने का। इनके प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है इन महासागरीय धाराओं के। एक तो ध्यान रखिए, विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं लगभग सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में हैं, और महाद्वीपों के पश्चिम भागों में चलती हैं ठंडी महासागरीय धाराएं। जैसे जब ये धारा चलती है ना, हाँ इसमें एक और चीज देख लो, ठंडी और गर्म धारा। अच्छा बताता हूं आपको मरुस्थल कैसे बनते हैं। ठंडी और गर्म धारा क्या होती है, किसे ठंडी धारा बोलते हैं, किसे गर्म धारा बोलते हैं। बहुत देर से आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, है ना। मैं करूंगा कोशिश कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना उठे, कोई उठता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जो जल भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएगा वो गर्म होगा, तो ध्रुव से नीचे की ओर आएगा वो ठंडा होगा, बस ये याद रखिए। जो जल का चलेगा भूमध्य रेखा पे तापमान ज्यादा है, गर्माहट के यहाँ ज्यादा है, तो जल ऊपर जाएगा तो गर्म होगा, यहाँ क्या ठंडा ज्यादा है, जल क्या आएगा नीचे ठंडा होगा। तो जो धाराएं चलती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर वो ठंडी होती है, और जो ध्रुव से आती है भूमध्य रेखा की ओर वो धाराएं गर्म होती है। ये कैसी होगी, भूमध्य रेखा से गर्म, ये कैसी होगी ध्रुव से ऊपर ठंडी, ये कैसी होगी गर्म, ये कैसी होगी ठंडी, ये कैसी होगी गर्म, ये कैसी होगी ठंडी, ऊपर से ऊपर से आ रही कैसी होगी गर्म, है ना। तो आप ये जरूर याद रखिए कि ठंडी धारा कौन सी है और गर्म धारा कौन सी है। ठंडी कौन सी है बच्चों, ठंडी धारा कौन सी होती है, जो धारा ध्रुव से नीचे हो जाती है, और गर्म जो यहां से ऊपर जाती है। जितने ठंडी धाराएं हैं वो सभी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिम भागों में है। यहां चलती धारा नाम है उसका धारा किनारे की धारा, के नारी की धारा, ये ठंडी धारा है, यहां बहती है। ठंडी जब होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा जल का, जब ठंडी धारा होगी तो तापमान कम कर देगी तो वाष्पीकरण कम होगा। जब वाष्पीकरण कम होगा तो ऊपर जो बनेंगे आपके बादल कम बनेंगे, वर्षा क्या होगी कम होगी। वर्षा क्या होगी कम होगी। जब वर्षा कम होगी तो अपने आप रेगिस्तान बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, रेगिस्तान बनते हैं, रेगिस्तान बनते हैं। तो रेगिस्तान बनेंगे, यहां बना है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल बनने में किनारे की धारा का बहुत बड़ा योगदान है। एक ठंडी धारा ये नाम है वेंगुला की धारा, वेंगुएला की धारा। वेंगुएला की धारा
ये धारा ऊपर क्यों चली, ठंडी धारा है। यहां बना है आटाकामा आटाकामा कह रहा, नामीबिया मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। नामीबिया कहां है, नामीबिया देश में, वही नामीबिया जहां से अभी हमने 8 चीते मंगाए हैं। कितने मंगाए, 8 चीते। और किस राष्ट्रीय उद्यान में हमने रखे मध्य प्रदेश के, जानिए कहां रखे। ये करंट का क्वेश्चन आपका, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है कि भारत ने 8 चीते किस देश से मंगाए, वो नामीबिया से मंगाए हैं। और मध्य प्रदेश के शिवहर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको रखा गया है, जिनमें 4 नर चीते हैं और 4 मादा चीते हैं। क्योंकि भारत से चीता विलुप्त हो चुका है। भारत में टाइगर है, बाघ है, पैंथर है, लेपर्ड्स है, तेंदुए हैं, लेकिन चीता नहीं। तो चीते लाए गए नामीबिया से और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं मध्य प्रदेश में। खैर नामीबिया मरुस्थल, नामीबिया में, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। इस वेंगुलर धारा का बड़ा योगदान है इन मरुस्थल बनने में। जब ठंडी धारा है तो तापमान कम, वर्षविकर्ण कम, वर्षा कम, रेगिस्तान बनेगा। ये बात समझ आपको आगे होगी। यानी महाद्वीपों के पश्चिम भागों में जो रेगिस्तान बने हैं उनमें बहुत बड़ा कारण चलने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। एक चलती है धारा यहां, एक चलती धारा यहां पर, नाम है पेरू की धारा, पेरू। हम बोल्ट बीच का नाम है, हम बोल्ट भी नाम है इसका। ठंडी धारा है, आटाकामा मरुस्थल चिली में बना हुआ है। कौन सा, आटाकामा मरुस्थल। यहां चलती है कैलिफोर्निया धारा, ठंडी धारा, सियरा नेवादा मरुस्थल। कौन सा, सियरा नेवादा। यहां चलती है पश्चिमी ओशनिक धारा, ठंडी धारा है, विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, ये मरुस्थल सब कहां पर मरुस्थल है। विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ठंडी धाराओं के कारण क्या बने, मरुस्थल बने हैं महाद्वीपों के पश्चिम भागों में। कुछ मरुस्थल जो है वो अंतर महाद्वीपीय हैं, जैसे आपका यहाँ पे मरुस्थल चीन में मंगोलिया मरुस्थल, वो शुष्क, वो ठंडा मरुस्थल है, वो शीतोष्ण मरुस्थल है। अरब मरुस्थल है, उसका कारण अलग है बनने का। थार का मरुस्थल है, उसका कारण अलग है बनने का। पर ठंडी धाराएं। अच्छा, आप एक है बच्चों धारा कौन सी, गल्फ स्ट्रीम धारा। देखो गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा बच्चों ये चलते, देखो आप ये चलेगी धारा और ये ऐसे चली जाएगी। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। यहां से बोलता है नॉर्वेजियन की धारा, नॉर्वेजियन, रेनेल की धारा और इर्मिंगर की धारा बोलते हैं इसको। इर्मिंगर, रेनेल और नॉर्वेजियन, ये गर्म धारा है। इस गर्म धारा की वजह से जो पश्चिमी यूरोप है यहां का तापमान गर्म बना रहता है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। यूरोप का कंबल किसको, गल्फ स्ट्रीम कह लो या खाड़ी की धारा कह लो, कि गल्फ का मतलब खाड़ी ही होता है। तो गल्फ स्ट्रीम है ये आपकी जो यहां पर चलती है। इसके कारण से पश्चिमी यूरोप में तापमान कुछ अधिक बना रहता है। जब तापमान अधिक होगा कुछ तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। बादल क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। बारिश क्या होगी, ज्यादा होगी। रेगिस्तान नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से, तो जो यूरोप है आपका, इस यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यह आपने पढ़ा होगा। यूरोप के अंदर कोई मरुस्थल, पठार तो है पर मरुस्थल नहीं है। उसमें बहुत बड़ा योगदान गर्म महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम का योगदान है। गल्फ स्ट्रीम जो कि एक गर्म महासागरीय धारा है, इसको बोलते हैं यूरोप का कंबल। कंबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही नॉर्वे जैसे देशों में जो बंदरगाह है यहां पर, वो पूरे वर्ष खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। बर्फ तो पड़ती है पर तापमान इतना कम नहीं होता कि व्यक्ति बिल्कुल काम ना कर सके। तो नॉर्वेजियन की वजह से ही है कि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं बन पाया है, कि यहां बारिश सर्दियों में होती है और बारिश यहां गर्मियों में भी होती है। एक तो ये प्रभाव हो गया इसका, जो मरुस्थल बने हुए हैं। ठीक, अच्छा एक ध्यान रखना बच्चों, जहां ठंडी और गर्म धारा मिलती है, ठंडी और कौन धारा, गर्म जल धारा मिलेगी, ठंडी और गर्म धारा मिलेगी, वहां पर बच्चों कुहासा बनता है। कुहासा होता ना, कोहरा, ऐसा बनता है ठंडी और गर्म धारा। जैसे उदाहरण दूं, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा चलती है ऐसे, गल्फ स्ट्रीम ऊपर से आती है धारा लैब्राडोर की, किसकी, लैब्राडोर की धारा, लैब्राडोर, ये ठंडी धारा ऊपर से आ रही है। ठंडी और गर्म जब मिलती है यहां पर, तो यहां पर बच्चों
ग्रांड बैंक पाया जाता है, ग्रांड बैंक। बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र, बड़ा मछली पालन क्षेत्र पाया जाता है। मछली पालन क्षेत्र क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर प्लैंकटन, प्लैंकटन वनस्पति बनती है, प्लैंकटन वनस्पति बनती है। यह प्लैंकटन वनस्पति मछलियों का सबसे प्रिय भोजन है। सबसे प्रिय भोजन क्या है? प्लैंकटन वनस्पति। तो जब यहां ठंडी ऊपर से आई और गर्म ये मिली, ठंडी और गर्म मिलने से क्या बनेगा? कुहासा बनेगा, एक धुंध सी छाई रहेगी। जब वो धुंध सी छाई रहेगी वहीं पर प्लैंकटन वनस्पति बनेगी। प्लैंकटन वनस्पति जब बनेगी उसको मछलियों का बहुत प्रिय भोजन है, तो अपने आप मछलियां क्या आएंगी? हाँ बच्चों, बहुत ज्यादा मछलियां वहां पर इकट्ठा हो जाएंगी। इसलिए विश्व के जो बड़े मत्स्य पालन क्षेत्र हैं वो ज्यादातर वहीं पाए जाते हैं जहां पर ठंडी और गर्म महासागरीय धारा आपस में मिलती है। ठीक, एक तो ये एक प्रभाव मैंने बताया आपको रेगिस्तान बने, एक प्रभाव के बताया मैंने आपको कि बड़े मत्स्य पालन क्षेत्र पाए जाते हैं जहां ठंडी और गर्म धारा मिलती है, प्लैंकटन वनस्पति बनती है। यहां पर ग्रांड बैंक है। कौन सा बैंक है? ग्रांड बैंक। देख लीजिए आप, ये लैब्राडोर, ये कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। आप जानते हैं टाइटैनिक जहाज था यूके का। कहां का? यूके का। और आप करंट में ये भी जानते होंगे कि यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, उसी टाइटैनिक जहाज को फिर दोबारा बना रहा है, उसी रूप उसी आकृति के साथ, और उतने ही लोगों को आप फिर उस पर ले जाया जाएगा, उसी तरीके से उसी रूट चले जाएंगे। जब टाइटैनिक जहाज को ले गए थे तो टाइटैनिक बच्चों इसी सागर में डूबा था। यहां पर, ये यहां पर है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कौन सा? न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। इस न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास जो गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है यहां पर, तो कुहासा पड़ा रहता है, कोहरा पड़ा रहता है। उस टाइटैनिक जहाज की गति बहुत ज्यादा थी, उस कुहासे के कारण आइसबर्ग जो लैब्राडोर धारा है ये ऊपर से आती है बैफिन की खाड़ी से। किससे? बैफिन की खाड़ी से आती है, बैफिन की खाड़ी से। तो यहां पर ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के टुकड़े टूटकर लैब्राडोर धारा के साथ नीचे तक आते हैं, लैब्राडोर नीचे तक आते हैं। अब उस कुहासे के कारण उन टाइटैनिक जहाज के कप्तान को, जो वहां पर जो लोग थे, उनको वो आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया। जब आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया, बहुत पास में आ गए, तब आइसबर्ग दिखाई दिया है। तो आइसबर्ग से वो जहाज टकराया और के बीच से दो टुकड़े हो गए थे। जो घटना घटी थी वो इस वजह से घटी थी कि यहां पर ठंडी गर्म धाराएं मिलती हैं, कुहासा बनता है, और कुहासे के कारण वहां पर आइसबर्ग दिखाई नहीं पड़ते। अब सेंसर लगे होते हैं, आपको पता होता है कि कुहासा कहां बना हुआ है, कहां आइसबर्ग है, कहां नहीं है। अब वो समस्या नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। तो टाइटैनिक जहाज दोबारा बन रहा है, उसी रूट से जिस रूट से वो गया था उस चीज को फिर दोबारा ले जाया जाएंगे। यूरोपियन लोग हैं, अंग्रेज हैं, घूमने फिरने के लिए जीते हैं, हमारी तरह नहीं है कि खाने पीने के लिए जिए बस। वो लोग कम खाते हैं, घूमते जाते हैं। हम लोग घूमते कम हैं, खाते जाते हैं। सुबह नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद चाय चलेगी, फिर कॉफी चलेगी, फिर कुछ और चलेगा, फिर लंच आ जाएगा, फिर शाम की चाय चलेगा, समोसे चलेंगे, फिर रात तक खाना चलेगा। मतलब हम लोग जीते खाने के लिए, वो लोग विश्व के ज्ञान के लिए जीते हैं, घूमना पसंद करते हैं। आपने अगर भौगोलिक खोज पढ़ी है विश्व इतिहास में, तो भौगोलिक खोज करने में यूरोपीय सबसे आगे थे। उसके पीछे उनकी आवश्यकता भी थी, नो डाउट। उनको आवश्यक चीजें की आवश्यकताएं थी, इसलिए उन्होंने खोज करी, पर कहीं ना कहीं वो साहसी थे। समुद्र में खोज करना इतना आसान नहीं होता है, तो वो लोग साहसी लोग थे। ऐसे नहीं हम लोग साहसी नहीं है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जहां आवश्यकता होती है वहीं आविष्कार होते हैं, और हमारी आवश्यकता हमें नहीं थी कहीं भी जाने की, कि हमारा देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध था। खैर चलो, वो तो बात इतिहास में देखेंगे। तो ये हो गया आपके प्रभाव, किसके? महासागरीय धाराओं के। एक प्रभाव, दूसरा प्रभाव बताया आपको, ये महासागरीय प्रवाह जो धाराएं होती हैं, ये तापमान को, लवणता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जाती हैं, है ना। अगर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम ना हो तो यहाँ का तापमान क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो गल्फ स्ट्रीम का तापमान सही बना रहता है। तो तापमान का वितरण भी करती है, लवणता का भी वितरण करती है, है ना। तो इसलिए इनके बहुत सारा प्रभाव भी पड़ता है बच्चों। तो ये महासागरीय धाराओं का कारण था, प्रभाव था। अब जो विस्तार है इनका, वो मैं आपको विस्तार बताऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था, अटलांटिक महासागर की धाराएं
प्रशांत महासागर की धाराएं, इनको हम अलग अलग चैप्टर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, ये आपका अटलांटिक महासागर है। इसके दो भाग है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ धाराएं इसमें मैंने बता रखी है। तो बच्चों ये होती है महासागर, इस तरीके चलती है जो है ना, गल्फ स्ट्रीम जैसी जो धाराएं होती है, ये तो सुनामी तरह की धारा है, तो इस तरीके से चलती है धाराएं कहीं कहीं, तो इतना भयंकर चलते हैं, इनका रूप इतना भयंकर होता है महासागरीय धाराओं का रूप। देख लीजिए आप, ये है चित्र महासागरीय धाराओं का चित्र है। ये आपका मेन धाराएं, ये गल्फ स्ट्रीम है जो ऐसे बह रही है, ये लैब्राडोर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, एक धारा किनारे की धारा है, ये ब्राजीलियन है, ये बेंगुला की धारा है, ये वेस्ट वाइंड ड्राफ्ट है। आप जो धाराओं का जो विस्तार है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। हम सबसे पहले देखें, आप हेडिंग बना लीजिएगा जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो वो धाराएं जो है बच्चों, वो सब धाराएं यहाँ की धाराएं। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, इसकी गल्फ स्ट्रीम दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक एंटिलीज की धारा, एंटिलीज, और एक धारा का नाम है फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, और कौन सी, प्लस एंटिलीज की धारा। इनसे मिलकर बनी है। ऊपर चली जाती है, ऊपर से आती है लैब्राडोर, नॉर्वेजियन, यहां पे इरमिंगर, यहां पे धारा का नाम है रेनेल, कौन सी, रेनेल। फिर यहां बनती है धारा का नाम है कैनरी, और यहां बनता है सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। ये हम कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सारगैसो सागर क्या है, सारगैसो कैसा सागर है, क्या विशेषता है सारगैसो की, किस किस अक्षांश के बीच सारगैसो पाया जाता है, कौन कौन सी धाराएं, जो धारा गल्फ स्ट्रीम है उस मिलकर बनती है, ये सब हम धाराएं कल की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी था आपको कि आपको धाराएं क्या होती हैं, क्यों बनती हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, धाराओं का प्रभाव क्या होता है, ये हमको देखना। बच्चों जो पहली बार आए हैं इस क्लास पर, वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर जरूर करें, और बच्चों कोई भी समस्या अगर आप किसी प्रकार की भी, तो आप कमेंट्स जरूर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको महासागरीय धाराएं बिल्कुल समझ में आई होगी, नो डाउट है इस बात का, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के साथ। ठीक बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।